ज़ॉम्बीज़ जो कि अपनी सड़ी हुई बॉडी को घसीटते हुए अपने शिकार को काटकर अपने जैसा बनाते हैं। एटलीस्ट अब मूवी की शुरुआत में हमें यूएस आर्मी के एक्सपोर्ट ट्रक को दिखाते हैं जो कि टॉप सीक्रेट एसेट को ले जा रहे थे, एंड ये लोग आ रहे थे एरिया 51 से, जहां ये मिथ आज भी है कि वहां पर एलियंस को कैद करके रखा है। अब लास वेगास के शहर के बाहर इनकी एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है, और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस रोड पर एक न्यूलीवेड कपल होता है जो कि बहुत अजीब हरकतें भी कर रहे होते हैं, और इस एक्सीडेंट के कारण एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और जिस कंटेनर को ध्यान से उस ट्रक के साथ बांधा गया था वो अब हो जाता है सेपरेट, और जो चीज़ उसमें से बाहर आती है वो सब लोग ही देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो कोई चीज़ नहीं बल्कि एक जीता जागता ज़ॉम्बी था, और ये ज़ॉम्बी कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट लग रहा था। वो बाहर निकलते ही सारे सोल्जर्स को मार देता है। अब ये ज़ॉम्बी उन सोल्जर्स में से 2 सोल्जर्स को तो नहीं मारता, लेकिन उन्हें काट कर इन्फेक्टेड कर देता है, एंड अब वो लोग भी बन जाते हैं ज़ॉम्बी, और फिर ये तीनों एक साथ हो जाते हैं। और हाँ, इन ज़ॉम्बीज़ में ये खास बात होती है कि वो डम नहीं थे, बल्कि वो काफ़ी चालाक होते हैं, और वो लोग प्लान करते हैं कि हम लास वेगास जाएंगे, क्योंकि इनका प्लान था कि ये लोग वहाँ के लोगों को इन्फेक्टेड करके अपने जैसा बना दें और अपनी एक आर्मी तैयार करें। और अब इस मूवी की एक्चुअल स्टोरी तो यहाँ से स्टार्ट होती है। लास वेगास के सोल्जर्स का जो हेड था उसका नाम था स्कॉट, और अब जब ज़ॉम्बीज़ ने इनकी कंट्री पर अटैक कर दिया था तो ये लोग बहुत कोशिश कर रहे थे उन ज़ॉम्बीज़ को हराने की। वो ज़ॉम्बीज़ को मार भी रहे थे और ये ऑर्डर्स भी दे रहे थे कि हमें इनको हराना चाहिए, वरना ये ज़ॉम्बीज़ तो इतने फास्ट है कि ये बहुत जल्द हमको भी मार देंगे। और उस दौरान स्कॉट का एक फैमिली मेम्बर भी मारा जाता है, और ये ज़ॉम्बीज़ इतने ज़्यादा फास्ट और ख़तरनाक थे कि इनसे कोई बच नहीं पा रहा था। पूरा का पूरा शहर इनकी लपेट में आ चुका था। लास वेगास की गवर्नमेंट बहुत कोशिश करती है लेकिन इन्हें रोक नहीं पाती, तो वहाँ एक ऑर्डर देती है कि पूरी की पूरी सिटी में लॉकडाउन लगा दिया जाए ताकि ज़ॉम्बीज़ इनको नुकसान ना पहुँचा सके और इनका कॉन्टैक्ट ही ना हो किसी इंसान से। अब सारी सिटी का सिस्टम बदल चुका था, सबकी जॉब्स जा चुकी थी और इन ज़ॉम्बीज़ ने काफ़ी तबाही भी मचा रखी थी। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि स्कॉट जो कि पहले आर्मी में हुआ करता था वो अब रेस्टोरेंट में होता है, और एक दिन उसके रेस्टोरेंट में एक रिच गैंगस्टर आता है। वो आते ही स्कॉट से बातें करने लगता है। वो कहता है कि तुम तो जानते ही हो गवर्नमेंट ने पहले ही हर जगह लॉकडाउन लगा रखा है, और जहां वो लोग ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं वो उस जगह को ब्लास्ट कर देंगे। उन्होंने कहा है कि जिसकी बिलोंगिंग्स और उनकी ज़रूरत के सामान हैं वो उन्हें पहुंचा दी जाएगी। लेकिन तुमने मेरा नाम तो सुना ही होगा, मैं एक बहुत बड़ा कैसीनो चलाता हूँ और उसमें मेरे $200 मिलियन भी हैं, और हम सबको पता है कि कैसीनो में इतना ज़्यादा डीलिंग करना और इतने सारे पैसे रखना तो गलत बात है ना। तो वो गैंगस्टर गवर्नमेंट से उस चीज़ की हेल्प नहीं ले सकता था, इसलिए वो तरीके ढूंढ रहा था, यानी वो किसी से कहकर अपने पैसे सेव कर ले ताकि वो उस ब्लास्ट में डैमेज ना हो जाए। और फिर वो स्कॉट को ऑफर करता है कि अगर तुम मेरे लिए वो पैसे ले आओगे तो मैं तुम्हें भी $50 मिलियन दूंगा। स्कॉट को तो अपने पर यकीन ही नहीं होता और वो पहले इस काम में इतना इंटरेस्टेड नहीं होता, लेकिन जब वो सोचता है कि $50 मिलियन उसकी लाइफ चेंज कर सकता है तो क्यों ना मैं इस चीज़ को ट्राई करूं। तब वो गैंगस्टर स्कॉट को बताता है कि तुम्हारे पास 36 आवर्स हैं, यानी एक और आधा दिन। उससे पहले पहले तुम्हें वो पैसे मुझ तक लाने होंगे, चाहे जैसे भी लाओ, जितनी मर्जी लोगों को अपनी टीम में ऐड करो, आई डोंट केयर अबाउट इट। सो गैंगस्टर स्कॉट का इंटरेस्ट देखते हुए उसको एक मैप देता है जो कि उसी कैसीनो के थे, और वो स्कॉट को सारा कुछ समझा देता है। अब स्कॉट की एक बेटी होती है जो कि एक सोशल वर्कर होती है, एंड इसी शहर यानी लास वेगास के बाहर एक रिफ्यूजी कैंप भी होता है जहां काफ़ी गरीब और हेल्पलेस लोग रहते थे, और इन्हीं में से एक लड़की भी होती है जिसकी 2 बेटियां होती हैं। अब स्कॉट की बेटी जो कि बहुत अच्छी सोशल वर्कर थी वो उसके पास जाती है और कहती है कि आपको कोई इशू तो नहीं है। तो वो स्कॉट की बेटी को कहती है कि मुझे लास वेगास के अंदर से कुछ पैसे चाहिए और जिसके लिए मुझे शहर के अंदर जाना होगा, और मैं वादा करती हूँ कि मैं पैसे लेकर वापस आ जाऊंगी। तो स्कॉट की बेटी कहती है कि नहीं, आप वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है, और आप जानती हैं ना कि इस शहर के हालात कितने बुरे हैं। और वो लड़की कहती है कि अगर मुझे ये पैसे मिल जाए तो मुझे यहाँ यानी रिफ्यूजी कैंप में रहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं वापस चली जाऊँगी। तो स्कॉट की बेटी कहती है कि आप थोड़ा सा वेट करें, सब ठीक हो जाएगा। और हम देखते हैं कि स्कॉट की बेटी काफ़ी सैड रहा करती थी।
आपको ये तो ज़रूर ही याद होगा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि स्कॉट ने अपने एक फैमिली मेम्बर को खो दिया था और वो थी उसकी वाइफ। इनफैक्ट वो एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी और उससे मारना ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन था, और जिसको लेकर स्कॉट काफ़ी उदास रहता था क्योंकि उसी ने अपनी वाइफ को मारा था। इसलिए स्कॉट की बेटी भी डिप्रेस्ड रहती थी। फिर जिसके बाद स्कॉट कॉल करता है उसी गैंगस्टर को और कहता है कि मैं इस मिशन के लिए रेडी हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी एक टीम भी इकट्ठी करनी होगी। तो वो अपनी टीम में 5 लोगों को रखता है, 2 लड़कियां और 3 लड़के, जिनमें से एक लड़की पायलट होती है और एक लड़का ऐसा होता है जो कि किसी भी किस्म के लॉक को खोल सकता था, और एक लड़का बहुत अच्छा शूटर होता है। और इन तीनों के अलावा एक लड़का और एक लड़की होती है, यानी टोटल 5 लोग। और फिर स्कॉट कहता है कि मैं तुम्हें इसके बदले पैसे भी दूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। फिर सारे लोग मिलकर उस गैंगस्टर से मिलने जाते हैं और यहाँ पर वो गैंगस्टर उन्हें बताता है कि उसके अंदर जाने से पहले जाहिर है कि तुम्हें वेगस में एंटर होना पड़ेगा, लेकिन वहाँ तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, तो तुम लोगों को सबसे पहला स्टेप लेना होगा, वो ज़ॉम्बीज़ को हराना होगा, उन्हें मारना होगा, और फिर तुम सब बढ़ोगे कैसीनो की तरफ। और उसके बाद कैसीनो पहुंचते ही वो लड़की जो पायलट होती है अपने हेलीकॉप्टर के साथ उसके रूफटॉप पर इंतजार करेगी, और वो आदमी जो कि लॉक खोल सकता है तो वो लॉक खोलेगा और बाकी सब पैसे लेकर वापस आ जाएंगे रूफटॉप पर, ताकि वो हेलीकॉप्टर में मिलकर भाग सके। और फिर वो गैंगस्टर उसके साथ अपना असिस्टेंट भी भेजता है ताकि वो उन पर नजर रख सके। फिर वहाँ से स्कॉट जाता है अपनी बेटी के पास और अपनी बेटी से कहता है कि मुझे भी तुम्हारी कुछ मदद चाहिए। फिर वो कहती है कि ठीक है डैड, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी, लेकिन स्कॉट अपनी बेटी से कहता है कि तुम लास वेगास में एंटर नहीं करोगे क्योंकि वहाँ पर बहुत खतरा है। लेकिन इसी दौरान स्कॉट की बेटी को पता चलता है कि वही रिफ्यूजी कैंप वाली लड़की वेगस के अंदर जा चुकी है, और वो तो शहर के बारे में इतना कुछ जानती भी नहीं, तो उसकी जान को काफ़ी खतरा है। तो वो लड़की अपने डैड स्कॉट से कहती है कि डैड प्लीज़ मुझे अंदर जाने दें, वहाँ पर किसी को मेरी मदद की ज़रूरत है। पहले तो स्कॉट मना करता है, लेकिन फिर उससे कहता है कि अपना ख्याल रखते हुए हमारे साथ साथ रहना, क्योंकि तुम नहीं जानती कि ज़ॉम्बीज़ का अटैक कितना खतरनाक हो सकता है। फिर ये सारे लोग अपना सामान लेते हैं और कंटेनर के थ्रू वेगस में एंटर हो जाते हैं। वो वहाँ देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ ने तो उस सिटी को पूरा डिस्ट्रॉय कर रखा है, वहाँ पर कोई सिंगल पर्सन भी जिंदा नहीं था, तो इंसान क्या रह पाता वहाँ। और उस रिफ्यूजी कैंप वाली लड़की को यहाँ लाने के लिए एक और लड़की ने उसकी हेल्प की थी, जो कि उसी के साथ उस रिफ्यूजी कैंप पे रहा करती थी, लेकिन वो वेगस शहर को और भी अच्छे तरीके से जानती थी। और जैसे ही वो स्कॉट और उसकी टीम उस शहर में दाखिल होते हैं तो उनके सामने आ जाते हैं टाइगर्स, जो कि ज़ॉम्बी थे। और तभी वहाँ पर एक छोटे बाले वाली लड़की आ जाती है, जिसने उस रिफ्यूजी कैंप वाली लड़की को यहाँ लाने में मदद की थी, और वो वहाँ पर मौजूद एक बदतमीज सिक्योरिटी ऑफिसर को मार देती है और कहती है कि ज़ॉम्बीज़ इसको ले जाएंगे ताकि हम बच जाएं। और वो लड़की उसकी टीम को बताती है कि यहाँ 2 तरह के ज़ॉम्बीज़ हैं, कुछ ज़ॉम्बीज़ डम हैं और कुछ काफ़ी इंटेलिजेंट है, जिनका हम मुकाबला कर ही नहीं सकते, और जिसके लिए हमें काफ़ी सोचना होगा और बहुत मेहनत करनी होगी। और वहाँ वो छोटे बालों वाली लड़की कहती है कि हमें उस लड़की को भी ढूंढना होगा जिसको मैं रिफ्यूजी कैंप से यहाँ लाई थी, वो पता नहीं कहाँ है और उसकी जान को भी खतरा है। तो स्कॉट और उसकी टीम उस लड़की से कहती है कि हमारे पास ये करने के लिए वक्त नहीं है, हमारे पास सिर्फ 1 दिन है जिसमें हमें कुछ पैसे ढूंढने हैं, तो हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। स्कॉट की बेटी ये सुनकर काफ़ी सैड हो जाती है, लेकिन उसे अपने फादर की बात माननी थी, इसलिए वो स्कॉट के साथ निकल पड़ती है। वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और अंदर जाते हैं, और अंदर जाके वो देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ जो वहाँ पर मौजूद थे वो सो रहे थे। इनफैक्ट हमें ये बताया जाता है कि उनमें से कुछ ज़ॉम्बीज़ दिन को सोया करते थे और रात को जागा करते थे। फिर वो लोग आराम आराम से वहाँ से गुजरने लगते हैं, लेकिन एक लड़की से कुछ शोर हो जाता है और वो ज़ॉम्बीज़ उठ जाते हैं, और वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ उस लड़की को पकड़ लेते हैं। वो लड़की उनसे डिफेंस करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उसका उन ज़ॉम्बीज़ को हराना इम्पॉसिबल था। फिर वो समझ जाती है कि उसका बचना अब इम्पॉसिबल है, तो वो अपने बाकी टीम मेंबर से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और तुम लोग मुझे भी शूट कर दो, क्योंकि मैं अब बच नहीं सकती और ये ज़ॉम्बीज़ मुझे भी इन्फेक्ट कर देंगे। तो उसके साथी को काफ़ी दुखी होकर उसे शूट करना पड़ता है, और इसके साथ ही वो उन ज़ॉम्बीज़ को भी शूट कर देते हैं, जिससे फिलहाल उनका रास्ता क्लियर हो जाता है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सब कैसीनो पहुंच जाते हैं। स्कॉट और उसकी बेटी पूरी लाइट ऑन करते हैं और वो पायलट लड़की कैसीनो की रूफटॉप पर अपने हेलीकॉप्टर के साथ पहुंचती है। तो हैकर जो होता है इस इंतज़ार में होता है कि कब उसे सेफ खोलने का ऑर्डर दिया जाए, और वो शूटर जो होता है वो इस ख्याल में होता है कि जब कोई भी ज़ॉम्बी नज़र आए तो वो उसे शूट कर दे। और पीछे बचता है एक लड़का और सफ़ेद बालों वाली लड़की जो कि रिफ्यूजी कैंप से आई थी, और वो दोनों भी यही ख्याल रख रहे थे कि ज़ॉम्बीज़ कहीं उन पर अटैक न कर दे। अब जब सब लोग उस कैसीनो के अंदर चले जाते हैं तो जो आदमी सेफ खोलने वाला था
वो उनसे कहता है कि इतने ज़्यादा पैसे लॉकर में हैं और यहाँ पर कोई सेफ्टी ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। उस गैंगस्टर ने यहाँ पर काफ़ी सिक्योरिटी भी लगाई होगी और यहाँ कुछ ट्रैप्स भी हो सकते हैं जिन्हें हम देख नहीं पा रहे। तो इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है कि हम यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ को बुलाएंगे और अगर यहाँ कोई ट्रैप होगा तो ज़ॉम्बीज़ पहले उसके चपेट में आ जाएंगे, वो सब इन ट्रैप्स में फंस जाएंगे और हमारा रास्ता एकदम क्लियर हो जाएगा। और बाहर वो सफ़ेद बालों वाली लड़की वहाँ शूट करती है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ उनके पास आने लगते हैं और जैसे ही वो ज़ॉम्बीज़ वहाँ आते हैं तो वो अपने आप को छुपा लेते हैं और ज़ॉम्बीज़ उन ट्रैप में फंसने लगते हैं। कभी उन पे फायर चलते हैं और कभी उन पर छोटे छोटे एरो शूट होने लगते हैं ऑटोमेटिकली। फिर बाहर उस सफ़ेद बालों वाली लड़की को उस लड़के से पता चलता है कि जो लड़की रिफ्यूजी कैंप से आई हुई थी उसे ज़ॉम्बी लीडर ने कैद कर लिया है, यानी सबसे पहला ज़ॉम्बी जो कि उस कंटेनर से आज़ाद हुआ था। तो फिर वो लड़का उस लड़की से कहता है कि शूट करो ताकि ज़ॉम्बीज़ यहाँ आए। इनफैक्ट उस ज़ॉम्बीज़ की जो ब्राइड थी वो प्रेग्नेंट होती है और उसका बेबी होने वाला होता है और वही ब्राइड शूट की आवाज़ सुनकर आ जाती है और वो आदमी उसे मार देता है, उसका गला काट देता है और उसको अपने बैग में रख लेता है। और उसके साथ जो लड़की होती है वो कहती है कि देखना तुमने बहुत गलत किया, क्योंकि अब वो ज़ॉम्बी लीडर तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि तुमने उसकी ब्राइड को मारा है। तुम ये जानते थे लेकिन तभी भी तुमने ये खतरा क्यों मोड़ लिया। तभी ये न्यूज़ आती है कि 1 से 1.5 घंटे में गवर्नमेंट यहाँ एयर स्ट्राइक करने वाली है, यानी बॉम्बिंग करने वाली है, जिससे सारा लॉस वेगास तबाह हो जाएगा और साथ में ये कैसीनो भी। और ये न्यूज़ इनके लिए बहुत बैड न्यूज़ होती है, क्योंकि इनके पास अब बहुत ही ज़्यादा कम टाइम बचा था और अभी तक इन्होंने वो पैसे भी नहीं लिए थे और इसी बात को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वहाँ पर ये न्यूज़ आ जाती है, वो पायलट लड़की बताती है कि हेलीकॉप्टर ख़राब हो गया है और मुझे नहीं पता कि इसे ठीक करने में कितना टाइम लगेगा, पर फिर भी मैं अपना बेस्ट दूंगी। अब स्कॉट अपनी टीम को कहता है कि हमारे पास बहुत कम टाइम है। तब वो सारे लोग वो लॉकर खोलकर वो पैसे अपने बैग में ट्रांसफ़र करने लगते हैं और इतनी ही देर में वो ज़ॉम्बी लीडर भी वहाँ आ जाता है और उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि इन सब लोगों ने मेरी ब्राइड को मार दिया। फिर वो अपनी ज़ॉम्बी फैमिली को ऑर्डर देता है कि इन पर अटैक कर दो और इसी दौरान हम देखते हैं कि स्कॉट की बेटी को ये ख्याल आता है कि वो रिफ्यूजी कैंप वाली लड़की मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है और मैंने उससे कहा था कि मैं उसकी हेल्प ज़रूर करूँगी और वो तो ज़ॉम्बीज़ के कब्जे में है, पता नहीं किस हाल में होगी। और फिर वो छुपकर उसे ढूंढने चली जाती है और जब स्कॉट को ये पता चलता है कि उसकी बेटी यहाँ पर नहीं है तो वो उसके पीछे जाने लगता है और उसके जाते ही बाकी सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी टीम पर अटैक करने लगते हैं, जिसके दौरान एक लड़की वहाँ पर मारी जाती है। लेकिन यहाँ मूवी में एक और ट्विस्ट आता है कि उस गैंगस्टर का असिस्टेंट वहाँ पर आता है और स्कॉट की पूरी टीम को उस बेसमेंट में बंद कर देता है और वो सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये कैसा मजाक है। और फिर वो उनसे कहता है कि हैरान क्यों हो रहे हो, यही हमारा प्लान था। तुम्हें कभी गैंगस्टर से अच्छे की उम्मीद हो सकती है क्या? उसे वो पैसे कभी चाहिए थे ही नहीं, उसे तो चाहिए था सिर्फ उस ज़ॉम्बी ब्राइड का सर, क्योंकि वो उससे पूरे ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर सकता था और अगर वो पूरे ज़ॉम्बीज़ को ही कंट्रोल कर ले तो उन लोगों को हम लोगों की क्या ज़रूरत है, फुलिश पीपल। और ये कहकर वो वहाँ से बाहर चला आता है और वो उस आदमी से वो बैग ले लेता है, ये समझते हुए कि उसमें ज़ॉम्बी ब्राइड का सर है। लेकिन जब वो बैग खोलकर देखता है तो उसमें किसी का सर नहीं होता बल्कि मनी काउंटर मशीन होती है। उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो अपने होश हवास खो बैठता है और वो अपने सेंसेस में नहीं होता और इसी वजह से वहाँ पर वो टाइगर आकर उसे बहुत बुरी तरह से मार देता है। और फिर वो सफ़ेद बालों वाली लड़की कोई जगह ढूंढती है और वो सबको अपने साथ बाहर ले आती है। लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं वैसे ही उनका इनकाउंटर होता है ज़ॉम्बीज़ के साथ। काफ़ी ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ उनके सामने आ जाते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं और वो उस शूटर लड़की को भी पकड़ लेते हैं। तो वो लड़का समझ जाता है कि बस अब मेरा टाइम भी आ चुका है, मैं इनसे बचकर कहीं भी नहीं जा सकता और वो बाकी सबसे कहता है कि मुझे शूट कर दो और इसके साथ इन बाकी ज़ॉम्बीज़ को भी जो सिर्फ मेरे इर्द गिर्द हैं। तुम लोगों के पास ये अच्छा मौका है इन सबको मारने का। दरअसल उस बेचारे ने भी सेक्रीफाइस दिया था उस ही लड़की की तरह। अब स्कॉट और उसकी टीम को उसको पूरे ज़ॉम्बीज़ के साथ मारना पड़ता है, जिससे वो लोग काफ़ी सैड हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि स्कॉट की बेटी अब वहाँ उस रिफ्यूजी कैंप वाली लड़की को ढूंढ रही है कि तभी वहाँ पर वो सिक्योरिटी ऑफिसर आ जाता है जिससे वो सफ़ेद बालों वाली लड़की ने मारा था और वो आदमी भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था और वो भी बहुत खतरनाक वाला। अब स्कॉट और वो सफ़ेद बालों वाली लड़की जाते हैं रूफ टॉप पर और उनके पीछे वो ज़ॉम्बी लीडर भी आ जाता है, यानी सबसे पहला ज़ॉम्बी। फिर वो लड़की उस ज़ॉम्बी लीडर से कहती है कि पीछे हट जाओ और साथ ही वो उसकी ब्राइड का सर भी निकाल लेती है किसी दूसरे बैग से जो कि उसने छुपा रखा था। वो कहती है कि मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूंगी, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर वो ज़ॉम्बी लीडर कुछ पीछे होने लगता है, लेकिन तभी वो छोटे बालों वाली लड़की देखती है कि स्कॉट हेलीकॉप्टर में बैठ चुका है और वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर
वो ज़ॉम्बी लीडर उस छोटे बालों वाली लड़की पर अटैक कर देता है और उसे जान से ही मार देता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि वो कितना तेज़ है। वो बेचारी लड़की भी मारी जाती है और अपने मरने से पहले पहले उस ब्राइड का सर नीचे गिरा देती है, जिससे उसका सर क्रश हो जाता है। और क्या आप जानते हैं कि उस ज़ॉम्बी ब्राइड का सर अभी भी जिंदा था, यानी अगर उसका सर उसकी बॉडी से लगा दिया जाता तो वो फिर से जिंदा हो जाती। और इसीलिए उस लड़की ने ये बहुत अच्छा काम किया था जो उसका सर क्रश कर दिया, ताकि वो दोबारा जिंदा ना हो सके। फिर स्कॉट पायलट लड़की को बोलता है कि हम वो सारी मनी अपने साथ नहीं लाए। स्कॉट उसे सारी प्लानिंग्स बता देता है उस गैंगस्टर के, और उसे ये भी बताता है कि मेरी बेटी खो चुकी है और अब मुझे उसको ढूंढना है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि स्कॉट की बेटी ने उस रिफ्यूजी कैंप वाली लड़की को बचा लिया होता है, लेकिन उसके पीछे वो सिक्योरिटी ऑफिसर भी आ जाता है जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका था। लेकिन स्कॉट की बेटी काफ़ी ब्रेव होती है, इसीलिए वो उसको भी मार डालती है। लेकिन उसके साथ ही वो ज़ॉम्बी लीडर भी आ जाता है अपनी बाकी ज़ॉम्बीज़ के साथ और स्कॉट की बेटी पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन स्कॉट भी बहुत मेहनत के बाद उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी बेटी थी, और स्कॉट अपनी बेटी और रिफ्यूजी कैंप वाली लड़की को लेकर रूफटॉप पर तुरंत फौरन निकल जाता है। और वो लोग जल्दी से रूफटॉप पर भागकर आते हैं ताकि वो हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल सके। लेकिन वो ज़ॉम्बी लीडर भी उनके पीछे पीछे आने लगता है और वो ज़ॉम्बी लीडर सीधा उसी हेलीकॉप्टर में जंप लगा देता है। अब उनकी फाइट होने लगती है स्कॉट और ज़ॉम्बी लीडर के बीच। वो लोग बहुत लड़ते हैं और उसी के दौरान ज़ॉम्बी स्कॉट को काट लेता है, लेकिन फिर भी स्कॉट हिम्मत करके उस ज़ॉम्बी लीडर को शूट कर देता है और उससे वो ज़ॉम्बी लीडर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन बैड लक ये था कि बॉम्ब एक्सप्लोड होने में और बॉम्ब स्ट्राइक में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। इन लोगों को फौरन उस जगह से निकलना था, लेकिन उस फाइट के दौरान उस फीमेल पायलट को भी गोली लग चुकी होती है, लेकिन वो बहुत मुश्किल से उस हेलीकॉप्टर को उड़ाती है। और वो लोग जैसे ही वहाँ से निकलते हैं वहाँ ब्लास्ट शुरू हो जाता है और उस बॉम्ब स्ट्राइक की वजह से उनके हेलीकॉप्टर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचता है और उसमें वो फीमेल पायलट भी मारी जाती है और वो रिफ्यूजिंग कैंप वाली लड़की भी। और बेचारा स्कॉट भी काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है और उस हमले में स्कॉट की बेटी बच चुकी थी। फिर वो अपने डैड के पास आती है और स्कॉट से कहती है कि आई एम सॉरी डैड, मैंने आज तक आपकी कोई भी बात नहीं मानी और हमेशा आपकी बात टाली और हमेशा आपसे नफरत की, क्योंकि आपने मेरी मॉम को मार दिया, लेकिन आप भी अपनी जगह पर सही थे। क्या आप मुझे माफ़ कर सकते हैं? तो स्कॉट कहता है कि मेरी बेटी तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम अपना ख्याल रखना, और तुम जानती हो कि मैंने वहाँ से कुछ पैसे चुरा लिए थे जो कि मैं अब तुम्हें दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो अब कोई नहीं रहा, तो ये मेरे भी किस काम के। और इसी के साथ स्कॉट अपनी बेटी को कुछ पैसे देता है और इसी के साथ स्कॉट को कुछ होने लगता है, क्योंकि उस एक ज़ॉम्बी ने उसे काट जो लिया था। फिर वो अपनी बेटी से कहता है कि मेरी बेटी तुम प्लीज़ मुझे शूट कर दो, यानी मेरी वजह से कोई नुकसान न पहुंचे। तो स्कॉट की बेटी रोते रोते स्कॉट को शूट कर देती है, क्योंकि उसे अब ऐसा करना पड़ा था। और अब उसे यहाँ पर ये रियलाइज़ होता है कि क्यों उसके फादर ने भी उसकी मदर को शूट कर दिया था, क्योंकि अगर वो उसे शूट ना करते तो वो ज़ॉम्बी बनकर लोगों को भी इन्फेक्टेड करती और हर जगह नुकसान पहुंचाती। और यहाँ पर वो बहुत रोने लगती है और तभी वहाँ रेस्क्यू टीम भी आ जाती है और जो उस लड़की यानी स्कॉट की बेटी को भी अपने साथ ले जाती है। और अब हम देखते हैं कि लास वेगास शहर अब पूरा का पूरा तबाह हो चुका था उन सभी एयर स्ट्राइक की वजह से। और हमें ये भी दिखाया जाता है कि उस गैंगस्टर का असिस्टेंट अभी भी जिंदा होता है और अब उसके पास जितना भी पैसा होता है वो सारे के सारे पैसे लेकर शहर के बाहर आ जाता है और एक फ़्लाइट बुक करता है कि वो दूसरी कंट्री वापस जा सके, और उसे हर फैसिलिटी दी जाती है। लेकिन बैठे बैठे उसकी तबीयत खराब होने लगती है, तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं चेक करूं कि आखिर मुझे हो क्या रहा है। तब वो ये ऑब्जर्व करता है कि उसके बाजू पर किसी के बाइट का निशान है, तो उसे याद आता है कि हाँ, मुझे उस ज़ॉम्बी लीडर ने काट लिया था और वो जानता था कि अब वो जल्द ही ज़ॉम्बी बनने वाला है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। बट सोचने वाली बात तो ये थी कि अब वो आदमी भी ज़ॉम्बी बनने वाला था और ज़ॉम्बी बन के वो और भी लोगों को इन्फेक्टेड करेगा। और आर्मी को तो अभी भी यही लग रहा था कि उसने लास वेगास के सारे ज़ॉम्बीज़ को मार दिया है और वो सब उस स्ट्राइक में मारे गए हैं। एंड इसी मिस्टीरियस सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।